आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर के अगले लेक्चर में। जो अब अगला लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे हमारी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। पहले हमने पढ़ा था मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? मेंडलीव की। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी उस समय उनके लिए 63 तत्व यानी कि 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। उन्होंने उसमें जो नियम लिया था यानी जो उनका नियम था, उन्होंने क्या किया था कि परमाणु क्रमांक को न लेकर, यानी उन्होंने परमाणु क्रमांक को लिए ही नहीं था, बजाय किसके उन्होंने लिया था? किसको? परमाणु भार को, यानी कि उनके परमाणु के द्रव्यमान को। और उनकी आवर्त सारणी में हमने ये देखा कि कई जगह उन्होंने इस परमाणु द्रव्यमान के क्रम को तोड़ा था। क्या करा था? तोड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि आयोडीन और टीयम यानी कि टेटियम को क्या कर दिया था? उन्होंने एक साथ रखा था, जबकि इनका भार अलग अलग था। इसका तो था 127 और इसका था 126। तो क्या हुआ कि टाइटेनियम को उन्होंने आयोडीन से पहले रख दिया। क्लियर? तो ये उनकी काफ़ी कमियों के सामने आया था। और उन्होंने क्या है कि कुछ ऐसे तत्व दिए जैसे कि एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका जर्मेनियम। तो ये जो तत्व थे उन्होंने इनका नाम ऐसे दिया था क्योंकि ये बोरोन, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम के नीचे आ रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि इसके नीचे उन्होंने इसके नाम दे दिए। इन फ्यूचर जब वो तत्व खोजे गए तो उनके नाम हुए जर्मेनियम, गैलियम और सिलिकन। जैसे ये जो था ये सिलिकन था तो इसका नाम हो गया जर्मेनियम, इसका हो गया गैलियम, और यहाँ पर कुछ अन्य तत्व थे। तो ये जो चीज़ थी उन्होंने दी थी कि इन फ्यूचर ये जो तत्व है इनके बारे में और जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब जो हम पढ़ेंगे हमारी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। जो हम आज प्रेजेंट टाइम में जिस आवर्त सारणी को पढ़ते हैं वो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। तो वो टॉपिक क्या हो गया हमारा आज का? आधुनिक आवर्त सारणी। देखो स्टूडेंट्स की इसकी जो खोज है हमारे हेनरी मोज़ले ने करी। किसने करी? हेनरी मोज़ले ने। इसकी जो खोज है हेनरी मोज़ले द्वारा की गई थी। और हेनरी मोज़ले के समय तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी थी। कितने तत्व? 118 तत्व आ चुके थे उस समय, यानी कि खोज हो चुकी थी, चाहे वो मानव निर्मित हो या पृथ्वी पर उपस्थित कोई तत्व हो। उस समय 118 तत्वों की खोज हो चुकी थी। फिर ये विवाद उठने लगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो अब 2 चलने लग गए, तो अब इन तत्वों को कैसे जमाया जाए? क्या करा जाए? कैसे जमाया जाए कि ये तत्व जो है उनके सही गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के अकॉर्डिंग सही जगह फिट हो सके या सही जगह स्थान ग्रहण कर सके। तो जो हेनरी मोज़ले थे उन्होंने फिर इस आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो उस आवर्त सारणी में जो इन्होंने नियम लिया था, यानी जो इनका लॉ था, नियम, वो क्या था? जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मेंडलीव ने लिया था, किस पे लिया था? परमाणु भार पर। अब इन्होंने क्या लिया था? जो वो नियम, ये देखिए कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर? तो अब देखिए कि ये जो इनका नियम था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेनरी मोज़ले की आवर्त सारणी का नियम लिखिए या उस नियम को बताइए कि जिसके आधार पर हेनरी मोज़ले ने आवर्त सारणी को जमाया था। तो वो नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के, यानी कि किसके? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म
उनके परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होगा वो ही इनका असल का गुणन यानी कि गुणधर्म होगा। यानी यही इनका क्या है, मेन गुणधर्म है। यानी कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टी का ज्ञात होता जाएगा। यानी कि इनकी जो गुणधर्म है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, वो पता चलते जाएंगे। तो जो मेंडलीफ की यही कमी रही थी कि उन्होंने परमाणु क्रमांक नहीं लिया था। अगर वो परमाणु क्रमांक लेते तो उनकी आज आवर्त सारणी काफ़ी फेमस होती। क्लियर। तो अब देखिए कि हेनरी मोज़ले ने क्या लिया था, परमाणु क्रमांक। अब इस परमाणु क्रमांक में इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। यानी कि परमाणु के ये जो 3 अविभाज्य कण हैं, यानी परमाणु खुद तो अविभाज्य है लेकिन उसमें भी जो कण उपस्थित है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी के आधार पर इन परमाणुओं को जमाया गया किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में। तो एक बात मैं बता दूं कि जैसे जैसे बढ़ता है क्रमांक उसी प्रकार क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कि जैसे मान लीजिए किसी परमाणु का क्रमांक 1 है, 2 है, 3 है, तो उनके अकॉर्डिंग, इस क्रमांक के अकॉर्डिंग क्या होंगे, उनमें परिवर्तन होते रहेंगे। अब जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ अंतर ऐसा आया कि मेंडलीफ ने क्या लिया कि ए और बी वर्ग ले लिए। उन्होंने क्या लिए, वर्ग यानी कि ग्रुप। और उन्होंने 6 आवर्त लिए थे यानी कि पीरियड। के लिए 6 आवर्त और 6 पीरियड लिए थे उन्होंने। अब इसके अंदर उन्होंने क्या करा कि टोटली 63 तत्वों को क्या कर दिया, जमा दिया। तो अब उनकी आवर्त सारणी गलत होना तय थी। इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो हेनरी मोज़ले थे उन्होंने 18 तो वर्ग लिए तथा 7 आवर्तों का निर्माण किया। क्या किया, 7 आवर्तों का निर्माण किया। अब मैं आपको बता दूं कि जो वर्ग है हमारे आवर्त सारणी में वो कुछ इस प्रकार से खड़ी रेखाओं में यानी स्तंभाकार है। जो स्तंभ रूप में मिलेगा वो हमारा क्या है, वर्ग। और जो क्षैतिज में मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, क्षैतिज में, वो है क्या है, हमारा आवर्त है। यानी कि कुछ जैसे कि गिनती ऐसे चल रही है आवर्त की, 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो ऐसा सीक्वेंस चलेगा हमारे आवर्त सारणी में वो होंगे आवर्त, और इस प्रकार जो सीक्वेंस चलेगा वो होंगे वर्ग। अब इनमें भी हेनरी मोज़ले ने आवर्त को परिभाषित किया है। क्या किया है, आवर्त को, यानी कि पीरियड को उन्होंने परिभाषित किया है कि आवर्त सारणी में जो पीरियड है वो क्या है और वो कितने हैं। क्योंकि टोटल 118 तत्व है तो उनको परिभाषित करना जरूरी है कि वो किस किस वर्ग में आएंगे। तो देखिए कि मैं यहाँ पर 7 आवर्त का नाम लिख रहा हूँ। पहले तो हम उनकी गिनती लिखेंगे। देखिए ये जो मैंने लिखा है ये है हमारे आवर्त। क्या है, आवर्त यानी कि पीरियड। क्या है, पीरियड। अब उन्होंने क्या परिभाषा दी कि देखिए कि पहला जो आवर्त है हमारा, इस पहले आवर्त में 2 तत्व आते हैं। कितने तत्व आते हैं, 2 तत्व। तो इन 2 तत्वों के आने के कारण इसे कहते हैं हम अति लघु आवर्त। तो हमारे पहले वर्ग का क्या नाम हो गया, अति लघु आवर्त, क्योंकि इसमें कितने तत्व आते हैं, 2 तत्व आते हैं। अब जो सेकंड आवर्त है हमारा, इसके अंदर 8 तत्व आते हैं। कितने तत्व आते हैं, 8 तत्व। और हमारे जो तीसरा आवर्त है उसके अंदर भी कितने आते हैं, 8 तत्व। तो उन्होंने दूसरे और तीसरे आवर्त को मिलकर बताया है लघु आवर्त। क्लियर बच्चों कि उन्होंने दूसरे और तीसरे तत्व दोनों
दूसरे और तीसरे आवर्त को मिलकर क्या बताया है, लघु आवर्त। अब उन्होंने चौथा और पांचवा आवर्त लिया। क्या लिया उन्होंने, चौथा और पांचवा आवर्त लिया। चौथा आवर्त और पांचवें आवर्त में क्या होता है बच्चों, तो उनमें जो तत्व है वो बढ़कर 18-18 हो जाते हैं। दोनों में जो तत्वों की संख्या है वो 18-18 होने लगती है। इसीलिए इन दोनों को मिलकर क्या नाम दिया गया, दीर्घ आवर्त, यानी बड़ा आवर्त। क्योंकि इनमें कितने कितने तत्व आ रहे हैं बच्चों, 18-18 तत्व। अब जो छठा और सातवां आवर्त है हमारा, इनमें एक बाइफिकेशन आ जाता है, क्योंकि छठे और सातवें आवर्त में एक्टेनाइड तथा लेंथेनाइड, यानी क्या होता है कि छठे और सातवें आवर्त में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर 32 तत्व हो जाते हैं। कितने कितने तत्व हो जाते हैं, 32 तत्व हो जाते हैं। तो देखिए उन 32 तत्वों के कारण इन दोनों को, किन दोनों को, छठे और सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहा गया है। क्या कहा गया, अति दीर्घ आवर्त कहा गया है। अब मैंने एक कुछ बताया था, वर्ग। क्या बताया था मैंने, वर्ग। तो जो वर्ग है वो टोटल कितने हमारे आवर्त सारणी में, 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग है, 18 वर्ग है। अब इन्हीं 18 वर्ग के अंदर हमारे कुछ दोस्त आ जाते हैं जिनका नाम है S, P, D और F। ये जो हमारे S, P, D, F हैं, ये हमारी आवर्त सारणी के ब्लॉक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ब्लॉक। यानी ये जो ब्लॉक है, इन्हीं ब्लॉक के अंदर S, P, D, F ब्लॉक के अंदर क्या किया गया है, इन तत्वों को जमाया गया है। तो एक बात बता दूं मैं आपको कि पहले आवर्त, यानी कि ऐसा समझिए आप कि जो वर्ग है हमारे, उनके अंदर क्या होता है कि पहले आवर्त में तो S चलता है, फिर दूसरे में P, फिर D, फिर F, यानी कि ऐसे ऐसे तत्व आ जाते हैं जिनके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता था, S, P, D, F में भरे जाते हैं। इन S, P, D, F का देने का कारण ये है कि, तो देखिए इनकी एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में भरा जाए, यानी कि SPDF कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो क्या होता है कि उसमें SPDF के आधार पर भरे जाते हैं। क्योंकि ये जो SPDF होते हैं ये किसी परमाणु के कक्षक होते हैं जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो उन्हीं SPDF के अंदर ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जिस अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसी के आधार पर वो जो तत्व है वो इन चारों ब्लॉक में रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक, S के अंदर भरा जा रहा है, किसके अंदर, S कक्षक के अंदर, तो वो रखा जाएगा S ब्लॉक के अंदर। अगर P उसके अंदर अंतिम आ रहा है तो P ब्लॉक में, D है तो D में, और F है तो F ब्लॉक में उसे रखा जाएगा। तो ये जो था हमारा केवल बेसिकली जो आवर्त सारणी की जो परिभाषा दी जा रही थी वो ये थी कि आवर्त सारणी को किन किन तत्वों में या किन किन आवर्तों में बांटा गया था। तो जो आवर्त सारणी है, अब मैं आवर्त सारणी आपके सामने बनाने जाऊंगा तो उसको बड़े ही ध्यान से देखें कि वो आवर्त सारणी कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, तो स्टूडेंट आपके सामने ये देखिए कि मैंने एक बेसिकली एक रफ डायग्राम बनाया है किसका, आवर्त सारणी का। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है आपके सामने दिख रही है, इसमें मैंने बोला था कि 18 वर्ग और 7 आवर्त के बारे में किसने बताया था, हेनरी मोज़ले ने। तो देखिए मैंने वो 18 वर्ग और 7 आवर्त बना रखे हैं। जो रेडिंग से लिखे हुए वो क्या है, हमारे 7 आवर्त। और ये जो 7 आवर्त है वो होते हैं हमारे क्षैतिज में, यानी कि क्षैतिज रेखाओं में बटे हुए होते हैं, यानी कि इन्हें रो भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, रो। इन्हीं एक सीधी सीधी लाइन है, क्लियर।
अब ये जो मैंने बोला वर्ग, ये जो टोटल वर्ग है वो कितने 18 वर्ग है, कितने 18 वर्ग है, और आवर्त कितने हैं 7। तो देखिए जो 18 वर्ग है वो स्तंभाकार है, यानी वो खड़े हैं, क्या है खड़े। क्लियर कि ये 18 वर्ग और 7 आवर्त किस प्रकार से यहाँ जमे हुए हैं कि हेनरी मोज़ले ने उनको यहाँ कैसे जमाया, और वो किस प्रकार जमाया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसके आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा वो जो तत्व है वो इस प्रकार चलता जाएगा। अब जो तत्वों का जो बढ़ने का क्रम था इसमें वो था लेफ्ट टू राइट। कैसे जाएंगे हम, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड की तरफ इसमें आगे बढ़ते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट हैंड से, और ख़त्म कहाँ होंगे, राइट हैंड पर। तो अब देखिए कि इसके अंदर जो मैंने एक टर्म बोला था यहाँ पर एस पी डी और एफ, कि ये जो एस पी डी एफ है वो क्या थे कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसके संयोजकता कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में भरा जाएगा उसी कक्षक के यानी उसी ब्लॉक के अंदर इसे रखा जाएगा। तो हेनरी मोज़ले ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इस आवर्त सारणी में भली भांति उन्होंने परिभाषित किए हैं। तो अब मैं बता दूं कि एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक यहाँ पर कौन कौन से है, एफ पी डी एफ, ये जो चारों ब्लॉक है हमारे, यानी ये जो चारों एक कक्षक है, क्या है, कक्षक है। और ये जो कक्षक है ये हम उप कक्षक कहेंगे इन्हें, क्योंकि इनके जो बड़े कक्षक थे जो नील्स बोर ने दिए थे उनका नाम क्या था, KLMN, और ये जो KLMN है उन्हीं के अंदर ये पाए जाते हैं। तो अब देखिए कि जो SPDF ब्लॉक है वो कौन कौन से हैं और इस आवर्त सारणी में कैसे हेनरी मोज़ले ने उन्हें जमाया था। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा पहला और दूसरा वर्ग है, कौन सा, पहला और दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा वर्ग है इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक, क्योंकि इसके अंदर जो तत्व हैं उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरे जाते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। इसके बाद क्या था हमारा पी ब्लॉक। तो एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक जितने भी वर्ग हैं वो आते हैं आपके पी ब्लॉक में। क्या आते हैं, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के अंदर जो ये 18वां वर्ग है इसे हम कहते हैं अक्रिय समूह। इसे अक्रिय समूह कहने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें केवल वही तत्व आते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, यानी कि जो उनके कक्षक होते हैं पूर्ण पूरित होते हैं, यानी जो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है कंप्लीट होता है, यानी उनके कक्षक में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। इसलिए हम हमारे 18 तत्व जो 18 वर्ग है उसे कहते हैं अक्रिय समूह का वर्ग। क्लियर। जो हमारा हीलियम है, क्या, हीलियम, वो इसी 18वें वर्ग के अंदर आता है। अब देखिए कि अब P के बाद कौन सा आ रहा है, D। तो अब देखिए कि 3 से लेकर 12 तक जो ये वर्ग हैं वो है हमारा D ब्लॉक। D ब्लॉक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा ब्लॉक है क्योंकि D ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर काफ़ी सारे धातुएं आती हैं। इसे हम संक्रमण यानी कि संक्रमित वर्ग भी कह सकते हो या संक्रमण वर्ग भी आप कह सकते हो, या इन्हें हम संक्रमण धातुएं कहते हैं। अब बचा कौन सा हमारा F ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पर मैंने L स्टार, La स्टार और Ca स्टार, इसे हम कहते हैं लैंथेनम और एक्टेनम, जो हमारा छठा और सातवां आवर्त है, और उसी के अंदर वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक जो उपस्थित तत्व हैं वो यहाँ पर ये अलग से ये पीरियोडिक टेबल के अंदर से अलग से स्थान दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव और पावरफुल तत्व है। तो देखिए ये जो ब्लॉक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये है हमारा F ब्लॉक। क्या है हमारा F ब्लॉक, क्योंकि F ब्लॉक को आवर्त सारणी में बहुत ही एक विशेष दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये जो है ये एक हाईली रेडियो एक्टिव तत्व है जो बहुत ही पावरफुल होता है। ये जो आवर्त सारणी मैंने आपके सामने बनाई है इसके अंदर मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि मेरे को ये बताना था कि इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं। एक बात और ये कि
एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हर एक तरीके से हेनरी मोज़ले ने अलग अलग नाम देकर भी दर्शाया है। तो वो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जैसे एस ब्लॉक को क्या कहते हैं, हेनरी मोज़ले द्वारा उनकी क्या परिभाषा दी गई, डी ब्लॉक की क्या परिभाषा दी गई थी, एफ ब्लॉक की क्या परिभाषा दी गई और पी ब्लॉक की क्या परिभाषा, और अक्रिय समूह की विशेष तौर से उन्होंने क्या परिभाषा दी। तो मैं आपको अब इसी वीडियो में हम अलग अलग ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एस ब्लॉक के बारे में। तो अब मैं जो आपके सामने बनाने जाऊंगा वो एस ब्लॉक का पूरा वर्गीकरण होगा।